हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं निरुपाधिक तर्क वाक्य के लिए प्रतीकात्मक रेखाचित्र। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, निरुपाधिक तर्क वाक्य चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं वो चार प्रकार हम पढ़ चुके हैं। वह है ए प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य, ई प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य, आई प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य और चौथा है ओ प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य। ए प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य को कहा गया है सर्वव्यापी, विधेयात्मक, यूनिवर्सल, पॉजिटिव। ई प्रकार के जो निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं उन्हें क्या कहा गया है? निषेधात्मक, सर्वव्यापी, निषेधात्मक, सर्वव्यापी, निषेधात्मक, यूनिवर्सल, नेगेटिव। आई प्रकार के जो निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं उन्हें कहा गया है अंशव्यापी, विधेयात्मक या भावात्मक, पर्टिकुलर, पॉजिटिव। और ओ प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्यों को कहा गया है अंशव्यापी, निषेधात्मक। यह हम पहले के जो हमारे वीडियो की श्रृंखला है इसमें इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। निरुपाधिक तर्क वाक्यों का हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था उसमें हमने देखा था निरुपाधिक तर्क वाक्य दो प्रकार। निरुपाधिक तर्क वाक्यों से पहले हमने तर्क वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ा था, सामान्य, मिश्र, फिर उसमें निरुपाधिक, हेत्वाश्रित, इस तरह से विभिन्न प्रकार पढ़े थे। निरुपाधिक तर्क वाक्यों के ये चार प्रकार हैं। इन चारों को चार नाम दिए गए हैं। इनको संक्षिप्त रूप में, इनके सिंबल के रूप में सर्वव्यापी, विधेयात्मक या भावात्मक जो तर्क वाक्य हैं उनको कहा गया है ए प्रकार के, सर्वव्यापी निषेधात्मक को कहा गया है ई प्रकार के, अंशव्यापी विधेयात्मक को कहा गया है आई प्रकार के और अंशव्यापी निषेधात्मक को कहा गया है ओ प्रकार के तर्क वाक्य। आज हम इनका पढ़ेंगे कि इनके रेखा चित्र कैसे बनते हैं। सबसे पहले इनका प्रतीकीकरण हमने कर दिया था, एक टेबल के माध्यम से हमने समझा था। यह भी समझा था एक तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है। उद्देश्य को हमने एस के द्वारा बताया था, एस यानी सब्जेक्ट, विधेय को हमने पी के माध्यम से बताया था, पी यानी प्रेडिकेट। और सबका प्रतीकीकरण किया था। ए का प्रतीकीकरण किया था सभी एस पी है, ई का किया था कोई एस पी नहीं है, जबकि आई और ओ का कहा था कुछ एसपी है, कुछ एसपी नहीं है। तो यह तो हुआ इनका सिंबलाइजेशन, प्रतीकीकरण अर्थात इनको एक प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में लिखना। एक तर्क वाक्य जिसमें एक परिमाणक होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक संयोजक होता है, उनको सिंबल के रूप में लिखना। संक्षिप्त रूप में सभी एसपी हैं। सभी यहां क्या हुआ? परिमाणक। एस यानी सब्जेक्ट, उद्देश्य, पी यानी विधेय और है ये संयोजक। इनको संक्षिप्त रूप में क्या नाम दिया? सभी एसपी हैं ए, कोई एसपी नहीं है, इनको हमने क्या नाम दिया? ई, कुछ एसपी है, इनको हमने क्या नाम दिया? आई, कुछ एसपी नहीं है, इनको दिया ओ। तो यह तो हो गया इनका प्रतीकीकरण। अब हम इनको रेखा चित्र बनाना सीखेंगे कि निरुपाधिक तर्क वाक्यों के रेखा चित्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। हमने प्रतीकीकरण देख लिया। प्रतीकीकरण में जो मुख्य बातें थी वह देख ली। जो रेखा चित्र बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान रखने वाले हैं दो बातें। एक सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, दूसरा प्रेडिकेट यानी विधेय। संक्षिप्त रूप से हम सब्जेक्ट को एस लिखेंगे,
या फिर उ लिखेंगे, प्रेडिकेट को पी लिखेंगे या वी लिखेंगे। वी यानी विधेय, उ यानी उद्देश्य। तो यह हो गया। अब इनके रेखा चित्र कैसे बनेंगे? 4 प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य ए, ई, आई और ओ। इनके रेखा चित्र ए, ई, आई और ओ। रेखा चित्र बनाने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं वर्ग को, उद्देश्य और विधेय। यहां रेखा चित्र बनाने से पहले इनके जो भी रेखा चित्र बनेंगे वर्ग के रूप में बनेंगे। जैसे मैं यहां आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यह क्या है? एक वृत्त है या व्रत है? व्रत है, एक घेरा है, गोला है, कुछ भी नाम दे दीजिए इसको आप। साधारणतया गणितीय भाषा में इसको एक वृत्त कहा जाता है। वृत्त, इस वृत्त को क्या नाम दिया? इसको हमने एक नाम दे दिया एस। एस यानी उद्देश्य। अब उद्देश्य हमारा कुछ भी हो सकता है जो कि तर्क वाक्य में आया हुआ है, घोड़ा, गधा, पक्षी, मनुष्य, जो भी, उनका एक समूह है, उसको एस के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक इसी प्रकार एक वृत्त पी का भी होगा, वह भी कुछ इसी प्रकार का होगा। विधेय, यह क्या है? एक वृत्त है। इसका अर्थ क्या होता है? एस जो कि उद्देश्य है या पी यानी विधेय है, इसके अंदर जो भी पद आया है, पद आप समझ गए उद्देश्य में जो प्रयुक्त हुआ, मनुष्य, घोड़ा, गधा, पक्षी, जानवर, प्रोफेसर, विद्यार्थी, जो भी पद आया उस पद के सभी सदस्यों को सूचित करता है। यह एक वृत्त है, सभी सदस्यों को सूचित करता है। यह रेखा चित्र किसी तर्क वाक्य का नहीं, एक वर्ग का है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यह कोई एक पूरे तर्क वाक्य को नहीं बताता। जैसे ए एक तर्क वाक्य है, ई एक तर्क वाक्य नहीं। यह रेखा चित्र यानी डायग्राम जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है, एक वर्ग को सूचित करता है। वर्ग यानी अपने आप में एक पद जिसमें अनेक सदस्य सम्मिलित होते हैं, उस पूरे के पूरे वर्ग को यह सूचित करता है। एस और पी हमने अपनी सुविधा के लिए नाम दिए हैं। यह क्या है? एक वर्ग को सूचित करता है। किसको करता है? वर्ग को। वह वर्ग एस हो सकता है, वह वर्ग पी हो सकता है, और आगे हम पढ़ेंगे एक पद और आएगा एम, मिडिल टर्म, वह भी हो सकता है। एस और पी हमने पहले ही पढ़े थे, क्या है? प्रतीक है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य वह है जिसके बारे में तर्क वाक्य में कुछ कहा जाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह है विधेय। तो यह आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एस उद्देश्य और पी यानी विधेय। अब इसको वर्ग को समझने के साथ साथ यहां 2 बातें और समझनी है। इस वर्ग के या तो कुछ सदस्य होंगे, या कोई सदस्य नहीं होगा, या फिर सभी सदस्य होंगे। 3 ही बात हो सकती है किसी वर्ग के बारे में, या तो पूरा का पूरा समूह उस वर्ग का सदस्य होगा। जैसे मैं एक नाम बोलता हूं मनुष्य, तो इसमें चाहे भारतीय हो, राजस्थानी हो, जापानी हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई भी मनुष्य नस्ल का व्यक्ति हो, सभी के सभी, कोई भी नस्ल हो मनुष्य की, सभी के सभी इस वर्ग के अंदर समाहित हो जाएंगे। या एक वर्ग यह हो सकता है मरणशील, अर्थात जो भी व्यक्ति मरणशील है, पशु, पक्षी, जानवर, वो सभी के सभी इस वर्ग में समाहित हो जाएंगे। या यह वर्ग हो सकता है मांसाहारी, अर्थात मांस को आहार के रूप में रहने वाले सभी प्रकार के जानवर, मनुष्य सहित इस वर्ग के सदस्य हो जाएंगे। शाकाहारी, उड़ने वाले, 4 पैरों वाले, विद्यार्थी। आप देखिए, विद्यार्थी भी क्या है? एक क्लास है, एक वर्ग है, अर्थात
विद्या का अध्ययन करने वाले या स्टूडेंट, छात्र, छात्राएं, यह क्या है? वर्ग है। इसमें सभी सम्मिलित नहीं हो सकते। जब हम कहते हैं छात्रों का एक वर्ग, छात्राओं की एक क्लास, तो इसका मतलब होता है छात्राएं, ना कि आपके घर के सदस्य जो स्कूल में या कॉलेज में नहीं आ रही, वो इस वर्ग में सम्मिलित नहीं हो सकते। अगर मैं कहूँ एमबीसी की छात्राएं, ये एक मैंने वर्ग बना दिया, तो अब यहाँ क्या होगा? एमबीसी में पढ़ने वाली सभी छात्राएं। अब आपकी बहन जो यहाँ नहीं पढ़ती वो इस वर्ग में नहीं आ पाएगी। तो इसी तरह से यह वर्ग 3 प्रकार के हो जाएंगे। कुछ ऐसे जो इस वर्ग के सदस्य होंगे, कुछ ऐसे जो इसके सदस्य नहीं होंगे, या फिर सभी सदस्य होंगे या कोई सदस्य नहीं होगा। उनके आधार पर हम इन का चित्रण करेंगे। आगे देखिए आप लोग कैसे हम इनका चित्रण करेंगे। सबसे पहले आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि यह एक वर्ग होता है जिसको हमने S नाम दिया था। यह क्या है? वर्ग है किसी समूह के सदस्यों को संबोधित करने के लिए यह एक रेखा चित्र बनाया। यह क्या है? एक डायग्राम है, रेखा चित्र है। डायग्राम आप सभी समझते हो, बनाते रहते हो। इसको हमने नाम दे दिया SPM, कुछ भी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार नाम दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम इसकी 2 परिस्थितियां मूल रूप से बनती हैं। पहली परिस्थिति यह बनती है कुछ जगह पर ऐसे लाइन भी होगी और कुछ एक बनेगी ऐसे। क्या है? हम इसको अभी समझने का प्रयास करें। यह भी एक S वर्ग है, यह भी एक S वर्ग। इन दोनों के अलग अलग अंतर है। देखिए पहले वर्ग में मैंने क्या है? लाइनें खींची, जिससे क्या प्रतीत हो रहा है कि यह भरा हुआ है। इसमें सिर्फ एक X दिख रहा है, लेकिन होता क्या है? पूरी तरह से इसके विपरीत होता है। इसका तात्पर्य होता है, यहां पर देखिए S बराबर क्या लिखा हुआ है? 0। यहां क्या लिखा हुआ है? S बराबर नॉट इक्वल टू 0 या 0, अर्थात S का मान क्या है? 0। यानी इसको हम अपनी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, खाली या रिक्त। और इसका मतलब होता है S 0 के बराबर नहीं है। S 0 के बराबर नहीं है, अर्थात S खाली नहीं है, रिक्त नहीं है। अब रिक्त नहीं है तो क्या स्थिति होगी? इसके कुछ सदस्य। भाई आपके सामने एक वर्ग है, एक वर्ग के बारे में तो मैंने कह दिया यह क्या है? पूरी तरह से खाली है, रिक्त है। आपको स्थिति क्लियर होगी, सर ये खाली है, 0 अब समझ में आ गया। यहां स्थिति क्या है? अलग बनती है। क्या स्थिति बनती है यहां पर? S नॉट इक्वल टू 0, अर्थात S है जो 0 के बराबर नहीं है या रिक्त या खाली नहीं है। इसका तात्पर्य यह होगा कि जब खाली नहीं है तो इसके कुछ सदस्य हैं। वो कुछ सदस्य कितने हैं हमें नहीं पता, तो हमने लिख दिया X। क्या है? X। अब X कितने हैं हमें नहीं पता। X यानी गणित में हम मानते हैं, माना X। तो हमें ये तो पता है कि ये खाली नहीं है, लेकिन खाली नहीं है तो मतलब भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है यह हमें नहीं पता, अर्थात किसी वर्ग के कितने
सदस्य है हमें नहीं पता, तो उस संख्या के लिए हमने एक मान लिया, क्या है, x। तो यह दो वर्ग बने। पहला वर्ग यह सूचित करता है इस तरह का वर्ग। इस वर्ग को कुछ जगह कुछ पुस्तकों में आप देखेंगे तो ये मैं छोटा रूप बना रहा हूं, आप समझ जाना, इसी का एक संक्षिप्त रूप है। कुछ जगह इसको इस तरह से आप अपनी किताबों में देखोगे तो ऐसे काला किया हुआ आएगा, डार्क किया हुआ आएगा। अब हालांकि हम पेपर में जब उत्तर पुस्तिकाओं में लिखते हैं तो पेन का प्रयोग करते हैं, वहां हमारे पास ना तो इतना समय होता है कि हम ऐसे ऐसे करके पूरा इसको काला करके भर सके। तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसकी लाइनिंग कर देते हैं, जो हमारे लिए आसान भी होता है और सुविधाजनक भी होता है। दोनों ही फॉर्मेट रिक्त वर्ग को दिखाने के लिए दोनों ही फॉर्मेट सही है। यह दोनों क्या सूचित करते हैं, रिक्त वर्ग को सूचित करते हैं। तो यहां तीन चीजें हुई। पहली चीज क्या हुई, S एक वर्ग है। S रेखा चित्र क्या करता है, S एक वर्ग है। एक देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, यह क्या है, एक डायग्राम है, एक रेखा चित्र है जो एक वर्ग S को दर्शाता है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। इसको देख के हमें पता चलता है अभी कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये किसी के बारे में कुछ भी कथन नहीं करता। दूसरा रेखा चित्र क्या दर्शाता है कि S के कोई भी सदस्य नहीं है, मतलब S का कोई भी मेंबर नहीं है, पूरी तरह से S खाली है। तो खाली है तो उसके आंतरिक भाग को हम फिल कर देते हैं, अर्थात इसमें जगह ही नहीं है। इसका हमारा संकेत क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। तीसरा वृत्त कहता है कि S के कम से कम एक है, अधिक से अधिक कितने हमें पता नहीं है, तो कितने सदस्य हैं, कम से कम या कुछ सदस्य हैं, उनका एग्जैक्ट मान हमें पता नहीं है। उसके लिए हमने क्या रख दिया, x रख दिया। अब इसको फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूं। यह सूचित करता है एक S वर्ग के सदस्यों को संबोधित करने के लिए। एक रिक्त वर्ग है, कोई भी वर्ग के एक रेखा चित्र है, इसको आप और इजीली समझ लो। यह एक क्या है, डायग्राम है, क्या है, रेखा चित्र है, जिसका उपयोग होता है वर्ग के सदस्यों को संबोधित करने के लिए। S एक रेखा चित्र है जिसका प्रयोग होता है वर्ग के सदस्यों को संबोधित करने के लिए। यह बताता है S इक्वल टू 0, अर्थात S खाली है, रिक्त है, इसका कोई सदस्य नहीं है। कोई सदस्य नहीं है अर्थात यहाँ कोई सदस्य और आके नहीं बैठ जाए, तो इसको हम भर देते हैं, कलर कर देते हैं। पुस्तकों में आपको ऐसे काला किया हुआ मिलेगा, लेकिन हम नहीं कर सकते, हमारी सहूलियत के लिए पेपर में हम ऐसे लिख के नहीं बैठ सकते। इसलिए हमने इसको क्या किया, इसको रेखा चित्र ऐसे लाइनिंग के माध्यम से इसको भर दिया, अर्थात यह पूरी तरह से खाली है, रिक्त है। इस वाले S वर्ग का कोई सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य नहीं है। यह क्या शो करता है, S नॉट इक्वल टू 0, S शून्य के बराबर नहीं है, रिक्त नहीं है। इसके कुछ सदस्य हैं, कुछ सदस्य कितने हैं, कम से कम, कुछ का मतलब होता है कम से कम एक, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो उसको दिखाने के लिए हमने लिख दिया कुछ सदस्य हैं, कुछ की संख्या हमें पता नहीं है, तो हमने लिख दिया S इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, कितने हैं वो हमें पता नहीं है, तो हमने यहां लिख दिया x। यह बात आपको समझ में आ गई। वर्ग के सदस्यों को संबोधित करने के लिए एक रेखा चित्र बनाया, उसको हमने एक रेखा चित्र डायग्राम, ठीक है, एक वृत्त है, इसको हमने, यह क्या करता है, वर्ग के सदस्यों को संबोधित करने के लिए एक रेखा चित्र है। दूसरा देखिए, यह बताता है S इक्वल टू 0 और तीसरा है S नॉट इक्वल टू 0। तो यह तीन परिस्थितियां हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे कि यह तो रेखा चित्र बनाने की पहली सीढ़ी, कि रेखा चित्र इन वर्गों के माध्यम से हम कैसे बनाएंगे। जैसे गणित में डायग्राम बनाते हैं ना, उसी तरह लॉजिक के पेपर में प्रतीकात्मक तर्क वाक्यों के हम रेखा चित्र बनाएंगे। तो यह स्थिति तो आपको समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 प्रकार के तर्क वाक्य हमने पढ़े थे, A, E, I, O।
उसके बाद अब हमने रेखा चित्र देखे, एक वर्ग के माध्यम से। वर्ग या तो सदस्य सूचित करता है वर्ग के सभी सदस्यों को या फिर कुछ सदस्यों को या एक खाली। ठीक है, अब वापस आरंभ से आते हैं। एक तर्क वाक्य में कितने पद होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। तो यह बनाया हमने एक, और दोनों आपस में संबोधित होते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। जब हम रेखा चित्र बनाएंगे तो हम देखेंगे उद्देश्य और विधेय आपस में कैसे संबंधित है। आपको पता ही है, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। तो आपस में संबंधित होने के कारण इनका रेखा चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। एस किसका हुआ? उद्देश्य का। पी किसका हुआ? विधेय का। इस वाले को हमने नाम दिया P, इस वाले को नाम दिया S। अब यहां देखिए कितने हिस्से बन गए? एक हिस्सा, 2 हिस्से और 3 हिस्से बन गए। आपके सामने है एक रेखा चित्र बनाया है उद्देश्य और विधेय का, जिसमें उद्देश्य विधेय संबंधित है। इस पहले वाले रेखा चित्र में आप देखिए, यह उद्देश्य का वह हिस्सा है जिसमें P नहीं है। यह उद्देश्य और विधेय का कॉमन भाग है, अर्थात दोनों में आया हुआ है, और यह विधेय का वह भाग है जिसमें उद्देश्य नहीं है। इसको और आसानी से समझने के लिए हम देख सकते हैं उद्देश्य विधेय का आपसी संबंध कैसे होता है। नंबर 1 भाग वह है जिसमें S तो है, अर्थात उद्देश्य के रेखा चित्र में तो है, लेकिन P नहीं है। ये हम देख सकते हैं, इसमें P कहाँ है? 1 नंबर में P नहीं है। इसी तरह 2 नंबर में क्या है? S एवं P दोनों है, अर्थात उद्देश्य और विधेय का कॉमन भाग है। और तीसरा है जिसमें S नहीं है लेकिन P है। इसका देखो इस तरह से समझिए, यह एक S वर्ग के सदस्यों को सूचित करता है, यह एक P वर्ग के सदस्यों को सूचित करता है। इस 1 नंबर का मतलब यह होता है कि इस एक निर्धारित स्थान में S वर्ग के सदस्य तो रहते हैं लेकिन P वर्ग के सदस्य नहीं रहते। इस एक निर्धारित स्थान पर S और P दोनों वर्ग के सदस्य रहते हैं, और इसका तात्पर्य होता है इसमें P वर्ग के सदस्य तो रहते हैं, S के नहीं रहते। अब सदस्यों को इतने को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को सिर्फ इतना ही याद रखना है, S और P का एक ही रेखा चित्र बना है। S का अर्थ होता है SP बार। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि S वह 1 नंबर हिस्सा कौन सा है जिसमें से S में से P माइनस मतलब P उसका हिस्सा नहीं है। S और P इसमें कोई माइनस प्लस नहीं, अर्थात दोनों साथ साथ रहते हैं। और यह हिस्सा कहता है कि P माइनस S, जिसके ऊपर ये बार का चिन्ह या माइनस का चिन्ह लगा है वो उस भाग का सदस्य नहीं होता। तो यह एक रेखा चित्र बना तर्क वाक्य। अब हमारे पास 4 प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं, A, E, I, O। यह तो एक सामान्य रेखा चित्र, एक सामान्य डायग्राम है, कॉमन रूप से जो सभी प्रकार के जो हमारे निरुपाधिक रेखा तर्क वाक्य हैं उनका हम जब रेखा चित्रण करेंगे या प्रतीकात्मक रूप से करने के बाद उनके रेखा चित्र बनाएंगे तो ये तो कॉमन रूप से सब में आएगा, क्योंकि सभी तर्क वाक्यों में हमें कॉमन क्या है? S और P। डिफरेंस किसका होता है? परिमाण का होता है या गुण का होता है। हमने पढ़ा था तर्क वाक्यों में 2 ही प्रकार के अंतर होते हैं, या तो परिमाण का या गुण का, या क्वांटिटी का या क्वालिटी का। तो यह तो कॉमन रूप से सभी तर्क वाक्यों में प्रयुक्त होगा। इसके अलावा इन 3 के अलावा एक इसका और बनता है SP बार। ये आप जब कंपटीशन के एग्जाम पढ़ोगे तब ये वेन डायग्राम आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत काम आएंगे।
इन रेखा चित्रों को ध्यान से देखिए। आगे हर कंपटीशन में नेट के, एसएससी, सीजीएल जहां भी करोगे आपके वेन डायग्राम बहुत आएंगे। हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा हाँ ऐसे सवाल तो आते हैं। 4 स्थितियां बनी। चौथी स्थिति क्या हुई? ऐसी जगह जहां ना तो एस है ना पी है, एस नहीं है और पी भी नहीं है। इस प्रकार एक निरुपाधिक तर्क वाक्यों के रेखा चित्र पढ़ने से पहले हम एक कॉमन रेखा चित्र पढ़ रहे हैं। कॉमन रेखा चित्र क्या कहता है? कॉमन रेखा चित्र यह कहता है कि एक एस वर्ग और एक पी वर्ग का ऐसा हिस्सा बनेगा। नंबर 1 हिस्सा वह होगा जिसमें एस तो होंगे, उद्देश्य वर्ग के सदस्य तो होंगे लेकिन विधेय वर्ग के सदस्य नहीं होंगे। इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों वर्ग के सदस्य होंगे। इसमें उद्देश्य वर्ग के सदस्य तो नहीं होंगे लेकिन विधेय वर्ग के सदस्य होंगे। और चौथी स्थिति ऐसी जहां ना तो उद्देश्य वर्ग होगा ना ही विधेय वर्ग होगा। अब हम अपने जो सिलेबस में लगते हैं प्रतीक, उन चारों के प्रतीक पढ़ेंगे। इसको मैं हटा देता हूं। इसके बाद आगे हम देखते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है निरुपाधिक तर्क वाक्यों के कितने प्रकार हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूं, फिर भी एक बार कर देता हूं। 4 प्रकार: ए, ई, आई, ओ। सामान्य, सर्वव्यापी भावात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक, अंशव्यापी भावात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक। अब सबसे पहले ए प्रकार के तर्क वाक्य यहां मैं लिख देता हूं, एक टेबल की तरह ही बनेगी, ज्यादा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये प्रकार, एक प्रकार के तर्क वाक्य अर्थात सब में कॉमन क्या है? उद्देश्य और विधेय। तो इनका कुछ इस तरह से रेखा चित्र बनेगा। ए का ई का आई के लिए और ओ के लिए। इनको समझेंगे पहले इनके रेखा चित्र देखें। यह ए के लिए, यह ई के लिए, यह आई के लिए और यह ओ के लिए। आई के लिए ए, ई, आई और ओ। सब में जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉमन क्या होगा? एस, पी, उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य, विधेय। वही नंबरिंग कर दीजिए आप, 1 2 3, 1 2 3। अब यहां मैं 4 इसलिए नहीं कर रहा कि अभी हमारे जो रेखा चित्र है इसमें 4 का प्रयोग नहीं है। आगे की क्लासेज में हम 4 का प्रयोग भी सीखेंगे। 1 2 3, 1 2। अब देखिए यहां वही आ जाएगा। सबसे पहले बनेगा ए का। ए का क्या तर्क वाक्य है? ए का तर्क वाक्य है सभी एस पी हैं। ए प्रकार के तर्क वाक्य यही है, सभी एस पी हैं। इनका इस तरह से बनेगा अब ये क्यों बनेगा इस तरह का, मैं अभी आपको समझाता हूं कि एक यहां क्या बनेगा? एस पी बार बराबर 0। अर्थात ये क्या कह रहे हैं? सभी एस क्या है? पी है। सभी एस पी है तो एस का कोई भी भाग खाली नहीं है। दूसरा क्या बनेगा? ई का कोई एस पी नहीं, कोई एस पी
नहीं है। पी का बनेगा कोई एस पी नहीं है। आई का क्या, सॉरी वो ई का बना दिया, आई नीचे बना देंगे, ये बना ई का। अब बनाएंगे हम यहां पर आई का। आई का क्या है, कुछ एस पी है। इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, कोई सा भी एक एक्स लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। और ओ का बनेगा कुछ एस पी नहीं है। कुछ एस पी नहीं है। कुछ एस पी नहीं। यह चारों तरफ वाक्यों का क्या हो गया, प्रतीकीकरण। चार प्रकार के निरुपाधिक वाक्य हैं, ए, ई, आई और ओ। सभी एस पी है, कोई एस पी नहीं है, कुछ एस पी है और कुछ एस पी नहीं है। यह रेखा चित्र। अब यह रेखा चित्र किस प्रकार बनते हैं इसको हम देखेंगे। इसका बना एस पी बार, इसका बना एस पी इक्वल टू 0, यह बना एस पी नॉट इक्वल टू 0 और यह बना एस पी बार नॉट इक्वल टू 0। एस पी बार नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ एस के वह भाग जो पी में नहीं है किसके बराबर है, 0। एस के वह भाग जो पी में नहीं है किसके बराबर है, 0 के। एस के वह भाग एस के। अब देखिए इसको अगर हम दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं तो इनको और अगर आप लोगों के लिए सरल करने के लिए मैं इसको और आसान तरीके से समझा सकता हूं, सरल कर सकता हूं। इनको सरल देखिए कैसे। अब हमारे पास कितने हैं, 3 हिस्से हैं, एक एस का है और एक पी का है। इसको एज ए रफ वर्क समझिए। एक बनाया एस का, एक बनाया पी का, 1 2 3, ये उद्देश्य का विधेय का। एस में कौन कौन से सदस्य आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। पी में कौन कौन से आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं और 3 नंबर आ रहे हैं। 2 नंबर क्या है, दोनों में कॉमन है। 1 नंबर सिर्फ एस में है और 3 नंबर सिर्फ पी में है। यहां आप देख सकते हैं। इसको एक मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आप आसानी से इसको देख सकें और समझ सकें। एस पी उद्देश्य विधेय 1 2 3। एस के सदस्य कौन है, 1 भी है और 2 भी है। पी के सदस्य कौन है, 2 और 3। 2 एस और पी दोनों का कॉमन सदस्य है। एस सिर्फ 1 सिर्फ एस का सदस्य है और 3 सिर्फ पी का सदस्य है। अब यहां ये लाइन क्या कहती है, एस का वह भाग जो पी में नहीं है किसके बराबर है, 0 के बराबर। कर दिया भाई साहब 0। यहां ये क्या कहता है, एस और पी का कॉमन भाग किसके बराबर है, 0 के बराबर। 0 यानी यहाँ 0 का अर्थ क्या है, 0 नहीं है। यहाँ 0 का अर्थ है रिक्त वर्ग। 0 का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 0 का अर्थ हमने क्या लिया है, 0 का मतलब है एक रिक्त या खाली वर्ग। और खाली वर्ग को हम कैसे दिखाएंगे, हालांकि पुस्तकों में तो उसको कलर भर के दिखाया गया है, हमारे पास कलर जैसे ऐसे कोई सुविधा नहीं है, तो प्रैक्टिकल होते हुए हम उसको लाइनिंग के द्वारा दर्शाते हैं। एस और पी किसके बराबर है, यह हुआ ई का 0 के बराबर। यहां यह क्या कहता है, एस और पी का जो कॉमन भाग है वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर एस और पी का कॉमन भाग नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इसके कुछ सदस्य हैं, वो कितने हैं हमें नहीं पता, इसलिए हमने कह दिया x। यह कहता है एस के वह भाग जो पी के सदस्य हैं
नहीं है। एस के वह भाग जो पी के सदस्य नहीं है, किसके बराबर नहीं है? शून्य के बराबर नहीं है। एस का वह भाग जो पी का सदस्य नहीं है वह क्या है? शून्य के बराबर नहीं है। तो कुछ है, कुछ कितने हैं? उनको हमने नाम दे दिया एक्स। नाम नहीं दिया, हमने बताया एक्स। एक्स का अर्थ आप सभी समझते हैं। तो यह हुआ हमारा निरुपाधिक तर्क वाक्यों का प्रतीकात्मक रेखा चित्र। सबसे पहले हमने देखा कि इनको किस तरह से नाम दिए गए, ए ई आई ओ। ये आपको मैं बार बार बता चुका हूं। 4 प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य, उनको प्रतीक दिए गए। सर्वव्यापी भावात्मक को कहा गया ए, सर्वव्यापी निषेधात्मक को कहा गया ई, अंशव्यापी भावात्मक को कहा गया आई और अंशव्यापी निषेधात्मक को कहा गया ओ। उसके पश्चात इनके रेखा चित्र। रेखा चित्र में सबसे पहले हमने एक डायग्राम लिया, उसको हमने नाम दिया एस या एक वर्ग। वो रेखा चित्र क्या करता है? किसी वर्ग के सदस्यों को संबोधित करने के लिए वो एक डायग्राम बनाया। ठीक है, तो एक निरुपाधिक तर्क वाक्य में 2 प्रकार के वर्ग होते हैं, एक उद्देश्य वर्ग होता है, एक विधेय वर्ग होता है। फिर उन दोनों को समझाया साथ में लेके। और उससे पहले मैंने ये बताया कि जहां रिक्त है, शून्य है, या तो क्या होगा? या तो कोई उस वर्ग का सदस्य नहीं होगा या कुछ उसके सदस्य होंगे। तो जो सदस्यों, अगर खाली वर्ग है, कोई सदस्य नहीं है, तो उसको किससे? जीरो या रिक्त वर्ग से। रिक्त वर्ग को यहां दर्शाने के लिए क्या कहा गया? खाली नहीं छोड़ा गया, उसको ऐसे लाइनिंग के माध्यम से दर्शाया गया था। और जिसके कुछ सदस्य हैं उनको बताया गया था एक्स के माध्यम से। उसके पश्चात हम देखते हैं कि एक तर्क वाक्य में 2 उद्देश्य वर्ग भी होता है और विधेय वर्ग भी होता है। उन दोनों को आपस में संबोधित करने के लिए हमने एक रेखा चित्र बनाया जिसमें 3 हिस्से माने गए, 1, 2 और 3। पहला हिस्सा वो था जो सिर्फ उद्देश्य वर्ग का हिस्सा था, विधेय वर्ग का उसमें कोई सदस्य नहीं रहता था। दूसरा हिस्सा वह था जहां उद्देश्य और विधेय दोनों वर्ग के सदस्य उपस्थित होते हैं। और तीसरा वह था विधेय वर्ग का हिस्सा था, उसमें विधेय वर्ग के सदस्य तो है लेकिन उद्देश्य वर्ग के सदस्य नहीं है। इस प्रकार ए ई आई ओ इन चारों के रेखा चित्र बनते हैं। यह आपका हुआ निरुपाधिक तर्क वाक्यों का प्रतीकात्मक रेखा चित्र। थैंक यू।